नमस्कार दोस्तों, रियलिस्टिक एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा पारित किए गए 3 अध्यादेशों के बारे में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पारित किए गए हैं, जो प्रोटेस्ट का और विरोध का मुख्य कारण बना हुआ है। प्रोटेस्टेंट्स कौन है, इस बात पे जाने से पहले प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा उठाए गए 3 मुद्दों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, किसान बचाओ मंडी बचाओ, जिसमें मंडी बचाने की बात की जा रही है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या होगा, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का क्या होगा। तीसरा, किसानों से जमीन छीन ली जाएगी। तो आइए इन तीनों मुद्दों पर एक एक करके बात करते हैं। बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ सके और सुन सकें। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि यह हमारे प्रिय ध्रुव राठी जी के पास पहुंच जाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि सरकार की कभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की भी बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम सरकार की सिर्फ नेगेटिविटी को आपके सामने रखते हैं और लोग मुझे सुनते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और पब्लिक के बीच ये डिस्टेंस और गैप क्रिएट करती है। पब्लिक के बीच में सरकार के प्रति नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, जो कि गैप बनाती है, और ये आगे होने वाले प्रोटेस्ट या चल रहे प्रोटेस्ट का मुख्य कारण बनता है। इस बात को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि एक बच्चा जब गलत काम करता है तो उसे डांटना आवश्यक है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि वो गलत काम है। लेकिन जब वो एक अच्छा काम करता है तो उसी प्रकार उसे एक रिवार्ड देना या सराहना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि उसकी मनोबल बढ़ सके। तो आइए एक एक करके इन प्रोटेस्टेंट्स की सभी मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहला, किसान बचाओ मंडी बचाओ, जिसमें मंडी बचाने की बात की जा रही है। इसको समझने से पहले हमें हिस्ट्री में जाना होगा दोस्तों, जहां से इस मंडी शब्द की नींव हमारे देश में पड़ी। सन 1886 में यूके के मैनचेस्टर में कपड़ा मिल काफी विकास कर रहा था। वहां कच्चे कपास की आपूर्ति करना काफी चुनौती बन चुकी थी और रेट काफी हाई हो चुका था। यह बात अंग्रेजों की व्याकुलता को बढ़ाता है और वे भारतीय किसान पर कपास की खेती के लिए दबाव डालना शुरू करते हैं। और सबसे पहली बार सन 1886 में हैदराबाद रेजिमेंट के द्वारा करंजा में पहली मार्केट यानी मंडी स्थापित की जाती है, और इस मंडी के देखरेख के लिए एक कमिटी बनाई जाती है, जिसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से एएमपीसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी हमारे देश में बनती है। इस प्रकार से आजादी के समय तक देश में मंडियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई और किसानों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ इन मंडियों में व्यापारियों के कंपटीशन की वजह से। लेकिन देश की आजादी तक ये मंडियां रेगुलेटेड नहीं थी सरकार के द्वारा, और इनमें कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता था और किसानों के साथ मनमानी कर सकता था। लेकिन चूंकि उस समय तक व्यापारियों की सिर्फ एक ही मोटिव थी कि कम से कम दाम में प्रोडक्ट्स को किसानों से खरीद के फैक्ट्री तक ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए, तो इस प्रकार से ये मंडियां इन व्यापारियों के द्वारा ही रेगुलेट होती थी। इनके द्वारा बताए हुए समय, इनके द्वारा बताए हुए तिथि और इनके द्वारा तय की हुई प्राइस पर चलती थी। किसानों के साथ हो रहे शोषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सन 1938 में एक मॉडल बिल बनाया और इसे सभी राज्यों को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑफर किया। चूंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट का सब्जेक्ट है, इसे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन सन 1965 में जब हरित क्रांति को अंजाम दिया जा रहा था, तब सभी राज्यों की इसकी जरूरत महसूस हुई और उन्होंने एक एक्ट पारित किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट 1965। अब तक सरकार को यह समझ में आ गई थी कि अगर किसानों को शोषण से बचाना है तो डायरेक्ट होलसेल ट्रेड को रोकना होगा। कहने का अर्थ, जो होलसेल व्यापारी डायरेक्ट किसानों से उपज को खरीद पाते थे, प्रोड्यूस को खरीद पाते थे, इस डायरेक्ट ट्रेड को रोकना होगा। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यह तय किया कि अब ग्रामीण इलाकों तक भी एक मार्केट एरिया बनाया जाएगा और इस मार्केट में एक गवर्नमेंट मंडी यानी सरकारी मंडी बनाई जाएगी। और इस मार्केट एरिया में इस एक्ट का पहला बॉन्ड व्यापारियों के लिए कोई भी होलसेल ट्रेड अलाउ नहीं हो, यानी नो परमिशन टू होलसेल ट्रेड आउटसाइड दिस एपीएमसी मंडी। कहने का अर्थ है, किसी भी पर्टिकुलर मार्केट एरिया में जो एपीएमसी मंडी बनाई गई है उसके बाहर आप होलसेल ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब आप डायरेक्ट होलसेलर किसानों से अपनी प्रोड्यूस को नहीं खरीद सकता है। अगर आपको इन मार्केट एरियाज में ट्रेड करना है तो आपको इन एपीएमसी मंडियों से ही जुड़ना होगा, और इससे जुड़ने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो लाइसेंस की वजह से सरकार का कुछ हद तक इस एपीएमसी मंडी और इस मार्केट एरिया पे कंट्रोल आ गया। दूसरा प्रावधान इस एक्ट में यह किया गया कि कोई भी इंडिविजुअल
अपनी प्राइवेट मंडी नहीं बना सकता है, वो किसी चीज का स्टॉक नहीं कर सकता है। नो परमिशन टू एस्टेब्लिश एनी प्राइवेट मंडीज। कहने का अर्थ है अगर मुझे ट्रेडिंग बिजनेस में इंटरेस्ट है तो मैं सोचता हूं कि मैं अपनी एक मंडी बनाता हूं जहां मैं फार्मर से प्रोड्यूस को खरीदूंगा और डायरेक्ट रिटेलर्स को बेचूंगा। ये अलाउ नहीं किया गया। अब इन ट्रेडर्स के पास एक ही रास्ता था कि इन एपीएमसी मंडी से जुड़ा जाए और इसे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाए। चूंकि ये एक्ट फार्मर्स के लिए लाया गया था तो आइए देखते हैं कि ये फार्मर्स के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है। मान लेते हैं एक एपीएमसी मंडी है और इस मंडी के लिए 100 व्यापारियों के पास लाइसेंस है। किसान पता करेगा कि मेरे प्रोड्यूस का सबसे ज्यादा इन व्यापारियों में से कौन रेट दे रहा है, वो उसे बेच देगा। अब व्यापारियों को अपना व्यापार चलाना है, वृद्धि करना है, तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना होगा। इसलिए इन व्यापारियों के बीच अब कंपटीशन छिड़ेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा बोली लगेगी और इनके उपज का उचित मूल्य मिल पाएगा। आइए थोड़ा रिटेलर्स की तरफ से सोचते हैं। जब रिटेलर्स या कंज्यूमर, चाहे वो किराना दुकान वाला हो, चाहे वो पार्ले जी कंपनी का ऑनर हो जिसे गेहूं चाहिए, चाहे वो लेज कंपनी का ऑनर हो जिसे आलू चाहिए, वो इन व्यापारियों के पास पहुंचा थोक में प्रोड्यूस को खरीदने के लिए, तो वो पता करेगा कि इन व्यापारियों में से सबसे कम रेट पर कौन मुझे प्रोड्यूस दे रहा है, तो वो उससे खरीद लेगा। तो इस एक्ट से फार्मर्स और रिटेलर्स दोनों बेनिफिट हुए। अब अगर आप गौर करते हैं तो इन एपीएमसी मंडियों में व्यापारियों के द्वारा ऑक्शन होता है, नीलामी होता है, जिसमें बोलियां लगाई जाती हैं। तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, अपने अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इन व्यापारियों द्वारा बोली ज्यादा से ज्यादा भी लगाई जा सकती है, जिसके कारण उस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसे कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर इन मंडियों में कार्टेलाइजेशन प्लेस करता है तो ये बोलियां कम से कम भी लगाई जा सकती हैं, जिसके कारण किसानों को जितनी कॉस्ट लगी है उस उपज को उगाने में उतनी प्राइस भी नहीं मिल पाएगी। तो इस बग्स को फिक्स करने के लिए एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हर साल एमएसपी तय की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब बोली लग सकती है, नीलामी हो सकती है किसानों की उपज की, लेकिन इससे नीचे यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई भी व्यापारी बोली नहीं लगा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी प्रोडक्ट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 1000 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है तो कोई व्यापारी 1020 रुपया प्रति क्विंटल, 1030 रुपया प्रति क्विंटल या 1040 रुपया प्रति क्विंटल बोली लग सकती है, लेकिन 980 रुपया प्रति क्विंटल बोली नहीं लगाई जा सकती। तो इस प्रकार से एमएसपी किसी प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ने देता है और किसानों को उचित मूल्य दिलाता है। तो अभी तक आपने ये देखा कि एपीएमसी एक क्या है और एपीएमसी मंडीज क्या होती हैं और ये फार्मर्स के शोषण को किस प्रकार रोकने के लिए सहायक है। लेकिन जब इसे 1965 में हमारे बीच कानून बनाकर इंप्लीमेंट किया गया तो ये एपीएमसी एक्ट काफी ज्यादा फ्लॉप कर गया और किसानों का शोषण आज भी इस एपीएमसी मंडी थ्रू जारी है। आइए इस चीज को समझते हैं। इसके फ्लॉप होने में दो मुख्य कारण थी। पहला कार्टेलाइजेशन। अब ये मान लेते हैं कि कोई सरकारी मंडी है जिसका 100 व्यापारियों के पास लाइसेंस है। ये काफी दिन से इस मंडी में काम कर रहे हैं, 10-20 साल से, या आपस में कांटेक्ट में आ गए और इन्होंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाकर यह तय हुआ एक फिक्स रेट जिस पे सभी व्यापारियों को कहा गया कि कोई भी किसान आ जाए, इससे ज्यादा किसी भी किसान को आपको ऑफर नहीं करना है। कंपटीशन खत्म हो गया। दूसरी तरफ से रिटेलर्स की तरफ से सोचिए तो जो रिटेलर्स अगर आते हैं खरीदने के लिए तो इसके लिए भी फिक्स्ड रेट तय किया गया और यह कहा गया कि कोई भी व्यापारी इससे कम में रिटेलर्स को ऑफर नहीं करेगा। और रिटेलर्स के लिए जो फिक्स्ड रेट तय किया जाता था वो किसानों के द्वारा खरीदे गए रेट से काफी ज्यादा होता था। इस प्रकार से व्यापारी पुनः किसानों का शोषण करने लगे और यह शोषण आज भी जारी है। तो इस प्रकार से ये व्यापारी जिनके पास मंडी के लिए लाइसेंस है पुनः किसानों का शोषण करना चालू कर दिए। तो एपीएमसी मंडी और इस एक्ट का फ्लॉप होने का यह मुख्य कारण था कार्टेलाइजेशन। दूसरा मुख्य कारण था करप्शन। जरा इस चीज को समझिए। जब हमने कई लोगों से बात किया, किसानों से बात किया कि अगर आप अपनी प्रोड्यूस को लेकर इन सरकारी मंडियों तक जाते हैं तो क्या होता है, इनका सीधा जवाब है कि जब हम यहां पहुंचते हैं तो यहां ऑलरेडी पहले से 500-200 ट्रक लगे होते हैं और इनके द्वारा मना कर दिया जाता है। इस बात को जरा समझिए। अब किसान के पास स्टोर नहीं है, उसकी अगली उपज तैयार हो चुकी है, उसे पिछले वाले प्रोड्यूस को बेचना है। वो अपने गांव या पंचायत में किसी व्यापारी को जानता है, उसे अपनी प्रोड्यूस बेच देगा।
अब इस व्यापारी को, इस लोकल ट्रेडर्स जिसे बिचौलिया भी कहा जाता है, इन लोकल ट्रेडर्स को ये लाइसेंस वाले व्यापारी जानते हैं। इन सभी व्यापारियों का एक कांटेक्ट है। अब ये मंडी में बैठा लाइसेंस वाला व्यापारी इन सभी व्यापारियों को जानता है, लोकल ट्रेडर्स को जानता है। इनसे वो प्रोड्यूस किसानों के द्वारा खरीदी हुई रेट से ज्यादा देकर खरीद लेता है, जिसके कारण मंडी में काफी ज्यादा स्टॉक लग जाता है। अब इन मंडियों में बैठा ये लाइसेंसधारी व्यापारी या तो ये राजनेता हैं या राजनेताओं के चमचे हैं या बड़े बड़े व्यापारी हैं। इस बात को अगर आपको एक लाइन में समझाना चाहूं तो हम और आप जैसे आम लोग आज इन मंडियों के लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज इस लाइसेंस के लिए लाखों लाख ब्राइड देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम और आप जैसे आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब ये लाइसेंसधारी व्यापारी जो राजनेता या राजनेताओं के चमचे हैं, ये रजिस्टर में क्या मेंटेन करते हैं कि हमने एमएसपी पर किसानों से प्रोड्यूस को खरीद लिया है और ये सरकार से एमएसपी द्वारा तय रेट पर पैसे ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बिचौलिया किसानों से 1800 रुपए प्रति क्विंटल में वो उपज खरीदता है तो इन व्यापारियों को, लाइसेंसधारी व्यापारियों को ये 2100 रुपए प्रति क्विंटल पे बेच देता है, जिससे 300 रुपए पर क्विंटल इसको फायदा हो जाता है। और ये लाइसेंसधारी व्यापारी रजिस्टर में 2500 रुपया, जो कि एमएसपी तय की गई है, 2500 रुपया प्रति क्विंटल रजिस्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से 400 रुपया पर क्विंटल इनके जेब में जाता है। ये 400 रुपया पर क्विंटल इन मंडियों में बैठा व्यापारी के पास ही नहीं जाता है, बल्कि ऊपर से नीचे तक जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके झोलियों में बराबर बराबर बांटा जाता है। यानी कमीशन जोर शोर से चल रहा है और आज भी इन एपीएमसी मंडियों के थ्रू किसानों का शोषण और करप्शन चरम सीमा पर है। तो आपने देखा कि आज भी इन एपीएमसी मंडियों में किस प्रकार करप्शन जायज है और व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। इस करप्शन और किसानों को शोषण के रोकने के लिए अभी सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं। पहला, होलसेल ट्रेड और प्राइवेट मंडी जो कि एपीएमसी एक्ट में अलाउ नहीं था, उसको अलाउ कर दिया गया। इससे हम और आप इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो या किसान हो, वो अपनी होलसेल ट्रेड कर सकता है, जहां वो फार्मर से प्रोड्यूस को खरीद के डायरेक्ट रिटेलर्स को बेचेगा और अपनी स्टॉक बना सकता है, एक अपनी मंडी बना सकता है, जहां वो फार्मर से खरीदे हुए प्रोड्यूस को कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक रख सकता है और रिटेलर्स को डायरेक्ट बेच सकता है। ऐसा क्यों किया गया? चूंकि अब एपीएमसी मंडियों का कोई मतलब रहा ही नहीं, तो सरकार ने होलसेल ट्रेड और प्राइवेट मंडी को मंजूरी दे दी है। इससे अब वो बिचौलिया या लोकल ट्रेडर्स जो किसानों से प्रोड्यूस को खरीद के अब तक इन करप्टेड व्यापारियों, मंडी लाइसेंस वाले व्यापारियों को बेच देते थे, अब इनको ये नहीं बेचेंगे। ये अपना होलसेल ट्रेड, होलसेल प्राइवेट मंडी क्रिएट कर सकते हैं और जहां ये किसानों से प्रोड्यूस को खरीदेंगे और डायरेक्ट रिटेलर्स को बेच सकते हैं। तो इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ? सबसे ज्यादा लॉस हुआ वो करप्टेड, जो अभी तक किसानों का शोषण कर रहे हैं, व्यापारी, मंडियों में बैठे व्यापारी की। अब इसमें सरकार चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख कर कह रही है कि हम इन एपीएमसी मंडियों को छूने नहीं जा रहे हैं और न ही एमएसपी को छूने जा रहे हैं। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। तो ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से इनका लॉस है। जब नए खिलाड़ी इस फील्ड में अब उतरेंगे तो इनका जरूर ये कम होगा। आप समझ रहे हैं, जरूर ये जो मुनाफा होता था ये जरूर कम होगा और इनका धीरे धीरे पतन होगा। इसलिए इनका प्रोटेस्ट करना अभी जायज है। तो अभी हमने तीनों ऑर्डिनेंसेज में 2 ऑर्डिनेंसेज को देखा, जिसमें सरकार प्राइवेट मंडी और होलसेल ट्रेड को अलाउ कर दी है। तीसरा जो है वो है टू अलाउ डायरेक्ट ट्रेड फ्रॉम फार्मर्स टू रिटेलर्स। कहने का मतलब, इसे टर्मिनोलॉजी दिया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। आइए इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अब समझते हैं और इसी से जुड़ा है प्रोटेस्टेंट का तीसरा मुद्दा, किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट ये एग्रीमेंट वाला ट्रेड है।
कहने का मतलब कि अगर लेज कंपनी है जो चिप्स बनाती है, या वो पार्ले जी कंपनी है जो बड़ी बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, उनको 100 या 150 गेहूं या आलू नहीं चाहिए। वो अगर चाहें तो पूरे 100 या 150 गांव में उत्पन्न आलू या गेहूं को खरीद सकती हैं। तो यही है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग, कि बड़ी बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियां अपने प्रोड्यूस को जो उनको जरूरत है वो डायरेक्ट फार्मर से एग्रीमेंट करके खरीद लें। और इस एग्रीमेंट में आपको महसूस हो रहा होगा दोस्तों, बहुत लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, इस एग्रीमेंट में जो रिटेलर्स कंपनियां हैं वो बुआई के समय ही एमएसपी के जैसे तय करेंगी फसल उत्पन्न होने के बाद वो किस रेट में किसानों से वो प्रोड्यूस खरीदेंगी। तो ये है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस एग्रीमेंट में सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इस एग्रीमेंट में प्रोड्यूस का एग्रीमेंट होगा, जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा। अब मैं इन प्रोटेस्टेंट्स के सवाल को आपके सामने रखता हूं और दावा करता हूं कि इसे आपके लिए इतना ट्रांसपेरेंट कर दूंगा कि सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देगा। पहला जो है किसान बचाओ मंडी बचाओ, मैं कहता हूं इन मंडी को बचाओ ही मत, क्योंकि ये वो मंडी है जिसके थ्रू ये राजनेता के चमचे या बड़े बड़े व्यापारी या ऊपर से नीचे तक लेकर सारे ऑफिसर्स कमीशन खाते हैं। करप्शन चरम सीमा पर है और इन एपीएमसी मंडियों के थ्रू किसानों को कुछ नहीं मिलता है, बल्कि उनका शोषण इस एपीएमसी मंडियों के थ्रू लगातार जारी है। लेकिन सरकार चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि एपीएमसी मंडी रहेगी, एमएसपी रहेगा, जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा, सरकारी खरीद फसलों का जारी रहेगी और किसानों को एमएसपी मिलता रहेगा इन सरकारी मंडियों के थ्रू। लेकिन इस बात पे कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियां, कोऑपरेटिव कंपनियां अब डायरेक्ट फार्मर से करार करेंगी या ट्रेड करेंगी या होलसेलर ट्रेडर से करार करेंगी, तो ये किसानों के साथ मनमानी करेंगी। इसलिए इन प्राइवेट कंपनियों के खरीदारी के लिए भी एक एमएसपी तय होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि सरकार इन प्राइवेट कंपनियों के लिए एमएसपी तय ही नहीं कर सकती, इस पे सवाल ही नहीं उठ सकता है। कैसे, इस बात को जरा समझिए। अभी तक सरकार ने एपीएमसी मंडी बनाई और किसानों के लिए एमएसपी की व्यवस्था की। काहे का किसान के लिए? ये तो उन राजनेताओं के लिए और राजनेताओं के चमचे या बड़े बड़े व्यापारियों के लिए एमएसपी है। किसानों को इस एमएसपी का एक टुकड़ा भी लाभ नहीं मिल पाता है। ये सारा एमएसपी इन राजनेताओं या बड़े बड़े ऑफिसर जो नीचे से ऊपर तक बैठे हुए इनके पॉकेट में जाता है। अब बात रही इन प्राइवेट कंपनियों के एमएसपी के लिए। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी का ऑनर इन होलसेल ट्रेडर के पास आएगा या किसानों के पास आएगा और उसकी फसल खरीदेगा। इसके बीच भी उसके कर्मचारी होंगे, उसके ऑफिसर्स होंगे जो किसानों से उसी रेट पे खरीदेंगे और ये बिचौलियों के जैसे काम करेंगे। और इस कंपनी के रजिस्टर में वो एमएसपी जो उसकी सरकार के द्वारा अगर दावा किया जाता है, तय किया जाएगा, तो इसको मेंटेन करेंगे, जिसके कारण अब इन प्राइवेट कंपनियों को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार कर ही नहीं सकती है इन प्राइवेट कंपनियों के लिए एमएसपी तय। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां इस एमएसपी से नीचे खरीद ही नहीं पाएंगी। जरा इस बात को समझिए। अगर इन एपीएमसी मंडियों के बाहर होलसेल ट्रेड को अलाउ कर दिया गया है, तो ये बिचौलिया या होलसेल ट्रेडर जो अभी तक मजबूर थे इन एपीएमसी मंडी लाइसेंस वाले व्यापारियों के पास फसल को बेचने के लिए, अब इनके पास ये नहीं बेचेंगे। ये डायरेक्ट रिटेलर्स को या बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियां को बेचेंगे, जिसके कारण इन एपीएमसी मंडियों में 200-300 ट्रक लगा रहता था, वो अब नहीं लगेगा। और इन एपीएमसी मंडियों के व्यापारियों के बीच अब फिर से कंपटीशन छिड़ेगी, क्योंकि इन्हें अपने ट्रेड को बचाना होगा, क्योंकि इन मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको टैक्स देना पड़ता है और इनके व्यापार अब ठप पड़ेंगे। इसलिए इनके बीच फिर से कंपटीशन छिड़ेगी। और जैसे ही इन एपीएमसी मंडियों में कंपटीशन छिड़ेगी और व्यापारियों के द्वारा एमएसपी पर खरीदारी चालू होगी, तो एपीएमसी एक्ट के दोनों बग्स पूरी तरह से फिक्स हो जाएंगे। और जैसे ही इन एपीएमसी मंडियों में एमएसपी पर खरीदारी चालू होगी, जो पहले बोरी खत्म हो जाने का या किसानों के अनाज में नमी है या 200-300 ट्रक पहले से लगे होते हैं, इन एक्सक्यूज की वजह से नहीं हो पाता था, अब ये चालू होगा। और जब ये चालू होगा तो कोई भी प्राइवेट कंपनी इस एमएसपी से नीचे नहीं खरीद पाएगी, क्योंकि किसान अब इन डायरेक्ट मंडियों में बेच पाएगा एमएसपी रेट पे। तो कंपटीशन छिड़ेगी इस प्राइवेट मंडियों और इन सरकारी मंडियों के व्यापारियों के बीच, जिस कारण एमएसपी रेट से ऊपर खरीदारी होना तय है। और इसको इस बात पे गुमराह किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियों के लिए एमएसपी तय किया जाए। सरकार इन प्राइवेट कंपनियों के लिए एमएसपी तय ही नहीं कर सकती। तो पहला प्रोटेस्टेंट्स का मुद्दा जो है किसान बचाओ मंडी बचाओ, वो फिक्स कर दिया गया है। मंडियां रहेंगी, सरकारी खरीदारी चालू रहेगी, एमएसपी तय रहेगा। और जब ये एमएसपी तय रहेगा तो कोई भी प्राइवेट कंपनी इस एमएसपी से नीचे खरीदारी कर ही नहीं पाएगी। तीसरा जो सवाल है, किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है।
तो आपको बता दें कि इसके लिए जो एक्ट बनाया गया है, इसके लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो एक्ट बनाया गया है, वो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किसानों के फसलों का होगा, न कि उसके जमीन का। तो जमीन छीन ली जाने की सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ किसानों को भड़काने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इन तीनों ऑर्डिनेंसेज के पास होने की वजह से सबसे ज्यादा लॉस किसका है। जो 400 रुपया पर क्विंटल इन व्यापारियों के पॉकेट में जाता था, या ऊपर से नीचे बैठे राजनेताओं या राजनेताओं के चमचे के पॉकेट में जाता था, वो नहीं जाएगा। इसकी वजह से जरूर इनका प्रोटेस्ट करना जायज है और इस प्रोटेस्ट के आग में पेट्रोल डालना जायज है। लेकिन जब ये तीनों ऑर्डिनेंसेस पास हो जाएंगी और जब इसे हमारे बीच इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि जब इसकी कमजोरियों का पता हम लोगों को लगेगा, तो जो हम लोगों के नसों में रोग पैदा हो गया है करप्शन का, इसे करप्शन की आग में झोंकने के लिए फिर से हम तैयार रहेंगे। जैसे हमने एपीएमसी एक्ट, जो कि काफी अच्छी एक्ट थी, उसको करप्शन की आग में झोंक दिया। तो आशा रखता हूं कि अब ये 3 मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, जो पहला किसान बचाओ मंडी बचाओ, जिसमें मंडी को सरकार टच नहीं करने जा रही है, एमएसपी रेट तय करेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के लिए एमएसपी तय नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों को इस एमएसपी से ज्यादा पर खरीदारी करना ही होगा, क्योंकि उस समय तक एपीएमसी मंडियां चलने लगेंगी और इन एपीएमसी मंडियों के व्यापारियों और इन प्राइवेट कंपनी या कोऑपरेटिव कंपनी के व्यापारियों के बीच कंपटीशन छिड़ेगी, जिसके कारण इन प्राइवेट कंपनियों को एमएसपी रेट से ऊपर खरीदारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन मंडियों में अब एमएसपी रेट पर खरीदारी चालू हो जाएगी। तो ओवरऑल ये जो बिल पास किया गया है, ये किसानों के हित में है और पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि ये किसानों को उचित मूल्य दिलाने में लाभकारी साबित होगा। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। इसे जब इंप्लीमेंट किया जाएगा हमारे बीच, तो इसे हमारे और आपके बीच के इस करप्शन रोग का सामना करना पड़ेगा। अगर पास हो गया तो अच्छी बात है, किसानों के लिए उचित मूल्य दिलाने के लिए लाभकारी साबित होगा। लेकिन अगर ये फेल कर गया, तो जिस तरह ये एपीएमसी मंडियों में करप्शन जायज है और किसानों का शोषण लगातार हो रहा है, ऑफिसर्स घूस खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, इस एक्ट को भी करप्शन के आग में झोंक दिया जाएगा और फिर नए खिलाड़ी इस करप्शन को अंजाम देंगे और किसानों का शोषण जारी रहेगा। अब किसानों और एग्रीकल्चरल सेक्टर का बात है, जो कोरोना की इस महामारी में एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो प्लस में जीडीपी लेकर आया है, +3%। किसानों के बारे में 4 लाइन कहना चाहूंगा। जो किसान कर्ज में डूबा हुआ है, जो मौसम के बदलते स्वरूप को आसमान की तरफ देख के पता लगाता है कि इस बार बारिश हो जाए तो फसल अच्छी लग जाएगी ताकि कर्ज चुका पाएंगे, तो उसके बारे में 4 लाइन कहना चाहूंगा इन किसानों के बारे में। जरा सुनिएगा। कपड़े जल चुके हैं, शरीर बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, और वो जो खेतों के मेढ़े पे उदास बैठे हैं, और वो जो खेतों के मेढ़े पे उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है, और बादलों बरस जाना इस बार समय पे, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का कर्ज बाकी है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो अगर लेके आएँ तो आपकी मोबाइल की घंटी बज जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।